5 जनवरी का वो मनहूस दिन जब बिहार के जहानाबाद से एक पिता अपनी आंखों में कई सपने लिए अपनी लाडली बेटी को डॉक्टर बनाने की उम्मीद के साथ पटना के लिए रवाना हुए थे। उस पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जिस पटना शहर को वो अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य की सीढ़ी समझ रहे हैं, वो शहर उनकी बेटी के लिए मुश्किलों का द्वार बन जाएगा। वो पटना जिसे शिक्षा का जंक्शन माना जाता है, जहां हर साल लाखों बच्चे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, वहां एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी गहरी साजिश रची गई जिसमें रक्षक ही भक्षक बन बैठे। जब इस घटना का असली सच सामने आया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिस हादसे को 14 दिनों से पुलिस खुद सुसाइड का मामला बताकर केस को बंद करने की जल्दी में थी, उसके पीछे छुपे खौफनाक सच ने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस रात उस गर्ल्स हॉस्टल के बंद कमरे में हुआ क्या था, कैसे एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई, और सबसे बड़ा सवाल यह कि पटना पुलिस आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है। आज की यह कहानी आपको सिर्फ हैरान नहीं करेगी बल्कि आपके दिल में एक ऐसा खौफ भर देगी जिसे आप चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज के कहानी की शुरुआत होती है बिहार की राजधानी पटना से। वो पटना जहां कदम कदम पर कोचिंग सेंटर और कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हॉस्टल हैं। इन्हीं में से एक था शंभू गर्ल्स हॉस्टल। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम हॉस्टल की तरह लगता था, जहां मां बाप अपनी बच्चियों को इस उम्मीद में छोड़ जाते हैं कि वहां वो महफूज रहेगी। जहानाबाद से आई वह मासूम छात्रा भी इसी उम्मीद के साथ 5 जनवरी को पटना पहुंची थी। उसकी आंखों में नीट परीक्षा पास करने का जुनून था, डॉक्टर बनकर अपने मां बाप का नाम रोशन करने का सपना था। वह दिन भर पढ़ाई करती, अपने भविष्य की पटकथा वह स्वयं लिखती, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस हॉस्टल को वह अपना सुरक्षित ठिकाना मान रही है, उसी की चारदीवारी के पीछे कुछ ऐसे दरिंदे सांस ले रहे हैं जिनकी गलत नजरें उन पर गड़ी हुई है। उस हॉस्टल की हकीकत बाहर से देखने वाले बोर्ड से बिल्कुल अलग थी। पटना के इन हॉस्टलों में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता था, लेकिन 5 जनवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे सिस्टम की काली सच्चाई को उजागर कर दिया। 5 जनवरी की रात उस छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगी, शरीर ठंडा पड़ने लगा। हॉस्टल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन यहां से इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और डरावना मोड़ शुरू हो जाता है। हॉस्टल की मालकिन या केयर टेकर नीलम अग्रवाल ने एक अजीब फैसला लिया। पटना में बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, पीएमसीएच था, एम्स था, लेकिन उस लड़की को वहां नहीं ले जाकर उसे गुपचुप तरीके से हॉस्टल से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से अस्पताल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है, लेकिन दोस्तों, जब जांच की परतें खुली तो पता चला कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और हॉस्टल चलाने वाली नीलम अग्रवाल के बीच एक पुराना और गहरा संबंध था। उनके बीच पैसों और सामान की खरीद बिक्री का रिश्ता था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश का पहला कदम? अस्पताल के बिस्तर पर वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। इस बीच 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक, यानी पूरे 3 दिनों तक पटना पुलिस खामोश बैठी रही। 9 जनवरी को जब मामला तूल पकड़ने लगा, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 जनवरी को जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो आनंद फानंद में लड़की को बड़े अस्पताल मेदांता ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 जनवरी 2025 आखिरकार उस मासूम छात्रा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका डॉक्टर बनने का सपना उसी अस्पताल में ठंडे बिस्तर पर दम तोड़ चुका था। लड़की के जाने की खबर फैलते ही पटना पुलिस एक्शन में आ गई, लेकिन मुजरिमों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस केस को लीपापोती करने के लिए। पटना के चित्रगुप्त नगर थाने की तत्कालीन थानेदार रोशनी कुमारी और उनके साथी दरोगा हेमंत झा ने मीडिया के सामने आकर एक ऐसी कहानी का निर्माण किया जिसने पीड़ित परिवार के सीने में खंजर घोंप दिया। पुलिस ने अब एक सुर और स्वर में यह कहना शुरू कर दिया कि इसमें कोई क्राइम नहीं है। लड़की डिप्रेशन में थी, उसने जहानाबाद से कुछ संदिग्ध दवाइयां खरीदी थी, उसने खुद यह कदम उठाया है। हद तो तब हो गई जब पुलिस के बड़े अधिकारी, एसपी और डीएसपी लेवल के अफसरों ने भी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना किसी फॉरेंसिक जांच के इसे खुद को नुकसान पहुंचाने का मामला करार दे दिया। लड़की के मां बाप चीखते रहे, रोते रहे, वे कहते रहे कि हमारी बेटी ऐसा कदम क्यों उठाएगी, उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन पुलिस कुछ सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उल्टा
पटना पुलिस के कुछ अधिकारियों और उनके कुछ चाटुकार पत्रकारों ने मिलकर उस मृत लड़की और उसके परिवार के खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दी। यह दिखाने की कोशिश की गई कि गलती लड़की की ही थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सच को कितना भी गहरा दफना दो, अपना रास्ता बना ही लेता है। इस घटना ने पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के खून को खौला दिया। छात्रों को समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अंततः छात्र सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दबाव इतना बढ़ा कि पुलिस को मजबूरन इस केस की एसआईटी जांच के आदेश देने पड़े। लेकिन पुलिस की मक्कारी यहां भी खत्म नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पुलिस को राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद पीएमसीएच की रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा, तो उन्होंने सेकेंड ओपिनियन के नाम पर फाइल्स एम्स में भेज दी। लेकिन नियति का खेल देखिए, एम्स के डॉक्टरों ने भी वही कहा जो पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि लड़की के शरीर पर संघर्ष के निशान हैं, उसे अंदरूनी चोटें आई है, उसके साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट चीख चीख कर यह कह रही थी कि लड़की के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन थाना प्रभारी रोशनी कुमारी और एसआईटी की टीम अभी भी दवाइयों वाली थ्योरी पर अड़ी हुई थी। वह लगातार इस बात को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आया जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई। पुलिस ने 10 जनवरी को लड़की के कपड़े जब्त किए थे, उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। 14 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब लैब से रिपोर्ट का वो लिफाफा खुला, तो पटना पुलिस के आला अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी गढ़ी हुई सारी कहानी और सारी थ्योरी के परकच्छे उड़ गए। एफएसएल रिपोर्ट ने एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर खुलासा किया जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। रिपोर्ट में साफ साफ पुष्टि की गई कि मृत लड़की के कपड़ों पर संगीन बायोलॉजिकल सबूत पाए गए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिए। उस मासूम बच्ची के कपड़ों पर किसी और शख्स की मौजूदगी के पुख्ता वैज्ञानिक निशान मिले। सीधे शब्दों में हम यह कहें कि उसके अंडरगारमेंट्स पर मेल स्पर्म की पुष्टि हुई। अब यह सब मिलना 100% पक्का सबूत था कि लड़की ने खुद जान नहीं दी थी, बल्कि उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बर्बरता की गई और उसके बाद उसकी जान ले ली गई, या उसे उस हालत में छोड़ दिया गया। वो थ्योरी जो पुलिस 14 दिन से सेट करने के लिए हाथ पैर मार रही थी, वह ताश के पत्तों की तरह पल भर में बिखर गई। अब कोई लीपापोती नहीं हो सकती। अब सवाल यह नहीं है कि लड़की की जान कैसे गई, बल्कि सवाल यह है कि उस दरिंदे का नाम क्या है जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वह अकेले था या उसके साथ घटनास्थल पर और लोगों की मौजूदगी थी। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि आखिर पटना पुलिस इतने दिनों तक उन गुनाहगारों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रही थी। इस खुलासे के बाद पटना पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए और जनता के आक्रोश से डरकर रातों रात एक्शन लिया गया। चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी, जो अब तक इस पूरे मामले में क्लीन चिट बांट रही थी, उन्हें और उनके साथ उस दरोगा हेमंत झा को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिस पर परिजनों ने पहले ही दिन से आरोप लगाया था कि वह इस मामले को मैनेज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह एक्शन सिर्फ छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाने जैसा था। सवाल तो उन बड़े अफसरों से पूछना चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इस पूरे मामले को नादानी बता रहे थे। क्या उन्हें इस बात का सच में पता नहीं था, या वो भी इस साजिश का हिस्सा थे? यह तो पूरी तरीके से जांच का विषय है। जांच में एक बड़ा झोल सामने और आया। पुलिस ने इस मामले में मनीष रंजन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मनीष रंजन को जेल भेज दिया गया, वो 10 दिन जेल में रहा, लेकिन पुलिस ने उससे पूछताछ करने के लिए अभी तक रिमांड पर नहीं लिया। हद तो तब हो गई जब मनीष रंजन ने बेल के लिए कोर्ट में अर्जी दी, तो पुलिस के वकीलों ने उस अर्जी का विरोध कर दिया। अब सवाल यह था कि अगर आप उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके बेल का विरोध क्यों कर रहे हैं? यह कौन सी आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है? क्या मनीष रंजन को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया ताकि जनता की आंखों में बड़े ही आसानी से धूल झोंकने का काम किया जाए? क्या असली गुनाहगार कोई और है? नीलम अग्रवाल, वो हॉस्टल वाली औरत, अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जब लड़की उनके पास आई थी तो क्या उन्होंने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी थी? आज एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी और अन्य संदिग्धों के डीएनए सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। अब उस सबूत का मिलान इन लोगों के डीएनए से किया जाएगा। अब रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन अब अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा, यह तो 100% तय है। लेकिन दोस्तों, इस कांड ने
पटना के गर्ल्स हॉस्टल की एक बेहद डरावनी तस्वीर हमारे सामने पेश की है। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। हाल ही में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा रोते हुए बता रही थी कि कैसे रात में हॉस्टल के अंदर बाहरी पुरुष आते हैं और किस तरह की गंदी हरकतें वहां खुलेआम होती है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, सब कुछ राम भरोसे हिंदू होटल। पटना के हॉस्टल की यही सच्चाई है। आज वो छात्रा हमारे बीच नहीं है। वो बिहार की एक ऐसी बेटी थी जिसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन इस केस ने पटना पुलिस के चेहरे पर लगा वो नकाब नोचकर फेंक दिया है, जिसके पीछे वह खुद को जनता का रक्षक बताती थी। जिन पुलिस वालों ने सबूत मिटाने की कोशिश की, जिन्होंने गलत सबूत गढ़ने की कोशिश की, उन पर सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि बड़ी साजिश में शामिल होने का मुकदमा लगातार चलना चाहिए। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि अगर आप एक माता पिता हैं, एक बहन के भाई हैं, तो अपनी आंखें खुली रखिए। अपनी बेटियों से, बहनों से बात कीजिए, उनकी खामोशी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक छात्र हैं तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो आवाज उठाइए, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। गायत्री को इंसाफ मिलेगा या नहीं, यह तो अब वक्त और जांच ही बताएगी, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा न हो। उस पिता के आंसुओं का जवाब यह समाज तभी दे पाएगा जब असली गुनहगारों को सजा मिलेगी। अगर यह कहानी सुनकर आपको भी उस मासूम के लिए इंसाफ की मांग करने का मन किया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आवाज ऊपर बैठे उन बहरों के कानों तक पहुंच सके। तब तक के लिए जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।